एमपीपीएससी ने जो सिलेबस चेंज किया है उसका आज हम तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं कि पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में क्या अंतर है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो सिलेबस बदला है उसको लेकर परेशान नहीं होना है, नकारात्मक विचार मन में नहीं लाना है, आशावादी होकर सोचिए और यह सोचिए कि सिलेबस से बदलने से हमको फायदा होगा। एक तो रट्टा पद्धति से छुटकारा मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सुनने को मिलेंगी। सिलेबस बदलने से जो पुरातन कंटेंट चला आ रहा था घिसा पिटा उसमें बदला हुआ है तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक चीज और ध्यान रखना कि सिलेबस बदलने का मतलब 100% सिलेबस नहीं बदला, लगभग 75% सिलेबस अभी भी ज्यों का त्यों है। बस या तो सिलेबस के शब्दों की भाषा बदल दी गई है या किसी कंटेंट या टॉपिक को उठाकर कहीं और मर्ज कर दिया गया है। जैसे अगर आपको याद हो पिछले सिलेबस में प्री में यूनिट 10 में आयोग हुआ करते थे, तो नए सिलेबस में वो आयोग हटाए और वहां आयोग की जगह जनजातियां डाल दी। पर मैं ये बोल रहा हूं कि यूनिट 10 से आयोग हटाए हैं, सिलेबस से नहीं। और उन्होंने आयोग शब्द एक लिख दिया है पॉलिटी वाले टॉपिक में। तो आयोग तो पढ़ना है, बस फर्क कितना हो जाएगा कि पहले आयोग का सेपरेट टॉपिक हुआ करता था तो 7 से 10 क्वेश्चन आते थे। अब आयोग एक लाइन में लिखा हुआ है तो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। चूंकि आयोग हमने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं इसलिए आयोग तो हमारे लिए ये था कि 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन दूध पी रहे थे बैठ के, हमारे कभी भी वो नंबर आ सकते थे। खैर ठीक है, जो बदलाव हुआ अच्छे के लिए हुआ है ना। अब इस बदलाव को स्वीकार करो और तुलनात्मक अध्ययन करो और ये देखो कि हमको कितना नया काम करना है। आइए हम सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। ये जो सिलेबस है ये एमपीपीएससी 2024 से लागू होगा, जो 28 अप्रैल को प्री होने वाला है 2024 में। ये सिलेबस वहां लागू होगा, जिनका मेंस है 2023 में उन पर लागू नहीं होगा। तुलनात्मक अध्ययन करके देखते हैं। चूंकि प्री में पहले भी 10 यूनिट थी, नया सिलेबस आया उसमें भी 10 यूनिट है, तो मैंने क्या किया, न्यू सिलेबस को नीले रंग से और पुराने सिलेबस को लाल रंग से मैंने डिकोड किया है। अब हो सकता है कि ये जो लाइनें लिखी हुई हों ये आपको उतनी क्लियर ना दिखाई दें, पर इसका मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पर और नैया पार के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया है, तो वहाँ आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। फिर भी मैं इसको पढ़ता जाऊंगा तो आप सुनते जाएंगे, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। आप देखो, जो ओल्ड सिलेबस था उसकी यूनिट जो 1 थी वो थी मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, और उसमें मध्य प्रदेश से संबंधित कंटेंट को पढ़ना था। लेकिन जो अब नया सिलेबस आया है उसमें जो यूनिट 1 है अब वो मध्य प्रदेश की नहीं है, अब वो है भारत की, लेकिन है इतिहास की ही। तो भारत के इतिहास को अब हम नए सिलेबस में पहली यूनिट में पढ़ेंगे। पहले मध्य प्रदेश पढ़ते थे, और इस भारत के इतिहास में जो नया सिलेबस में जुड़ा है प्री में, उसमें बहुत सारी चीजें नई जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृतियां, कई सारा इसमें जो नया एकदम ऐसा लग रहा है सनातन धर्म जैसा कुछ सिलेबस आ गया हो। तो ये जो शुरू के टॉपिक हैं ये आपके लिए बिल्कुल नए हैं, और यह शिक्षकों के लिए बहुत नए हैं और चैलेंजिंग भी हैं। और जो पहला प्री होगा मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे वो इसी वाले पोर्शन से ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि सबके लिए नया है। बाकी जो हिस्ट्री में बचा है वो लगभग वही है प्राचीन जैसा। तो तुलना हमने पहले समझी कि प्री में पहले भी 10 यूनिट होती थी, अभी भी 10 यूनिट है। पहले जो 10 यूनिट होती थी उसमें पहली यूनिट मध्य प्रदेश का इतिहास था, अब पहली यूनिट भारत का इतिहास हो जाएगा। पहला अंतर क्लियर है। अब चूंकि सोनी सर ने इसका वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन दे दिया है आपको इतिहास का, तो वहां पे जाके आपको हेल्प मिल रही होगी। आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं यूनिट नंबर 2। पहले जो यूनिट 2 था यानी प्राचीन सिलेबस में वो भारत का इतिहास था। अब जो यूनिट नंबर 2 है वो मध्य प्रदेश का इतिहास हो गया। कुछ नहीं है, पहले भारत फिर मध्य प्रदेश, जो कि सही क्रम होना भी चाहिए। पहले देश आता है फिर राज्य आएगा ना। तो अब क्या हो गया, नए में पहले भारत का इतिहास फिर मध्य प्रदेश का इतिहास, नए वाले में ध्यान रखना है। बाकी कंटेंट अगर हम देखेंगे
तो कंटेंट लगभग दोनों में सेम ही जैसा है। फिर आते हैं हम लोग तीसरी यूनिट। नए सिलेबस में तीसरी यूनिट में लिखा है भारत का भूगोल। पहले वाले सिलेबस में जो तीसरी यूनिट हुआ करती थी वो था मध्य प्रदेश का भूगोल। अब याद रखना, भारत के भूगोल में जो लंबे लंबे लिस्ट बनी है इनका हम अलग से एक डिस्क्रिप्शन वीडियो बना देंगे जब हम भारत का भूगोल पढ़ाएंगे। अभी से इन को पढ़ने का कोई मतलब है भी नहीं। मतलब तो है, मतलब अभी डिस्कस करने से चीजें बहुत लेंदी हो जाएंगी। हमें तो दिमाग में ये रखना है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। फिर यूनिट 4 में अब कर दिया गया है मध्य प्रदेश का भूगोल। पहले यूनिट 4 में हुआ करता था भारत एवं विश्व का भूगोल। याद रखना, अब प्री में विश्व का भूगोल नहीं है। पहले विश्व का भूगोल था भी था, अब तो पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यूनिट 5 में भारत मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था अब हो गई है। पहले यूनिट 5 में क्या होता था, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था। अब इस टॉपिक को चेंज करके भारत में और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था का मतलब यूनिट 5 में तुम्हें पॉलिटी पढ़नी है, बात खत्म हो गई। अब यूनिट 6 में जाओगे तो तुमको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, अर्थव्यवस्था। अच्छी बात है कि ये इन्होंने जो इकोनॉमिक्स डाली है वो अच्छे लेवल की है, इस पर पढ़ने में और पढ़ाने में मजा आएगा। पुराने सिलेबस में यूनिट 6 में क्या हुआ करता था, भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था। इन्होंने अच्छा काम ये किया कि पॉलिटी को अलग कर दिया है और इकोनॉमिक्स को अलग कर दिया है। ये बड़ा मुझे शानदार तरीका लगा। फिर आते हैं यूनिट 7 में। अब तुमको यूनिट 7 में विज्ञान पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है और स्वास्थ्य पढ़ना है। तब भी यूनिट 7 में विज्ञान और पर्यावरण पढ़ना था। यूनिट 8 में अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ने, तब भी अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ने थे। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, बस यहां पे डाल दिया उन्होंने मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। इसका मतलब मध्य प्रदेश की करंट पर फोकस ज्यादा करना है और नैया पार इसके लिए एक लाइव क्लास भी लेकर आ रहा है। अब आते हैं यूनिट 9 में। तो इसमें भी सूचना प्रौद्योगिकी है, पहले भी सूचना प्रौद्योगिकी। तो इससे स्पष्ट हुआ कि 7, 8 और 9 इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 10 इनमें बदलाव हुआ है। जिसमें से पहली और दूसरी जो यूनिट है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी यूनिट, इनमें क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ है। पहले भारत का इतिहास, फिर मध्य प्रदेश का इतिहास, फिर भारत का भूगोल, फिर मध्य प्रदेश का भूगोल, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स। अब आप सीक्वेंस बनाओगे, जल्दी सीक्वेंस बना लेते हैं। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, बोलो, भारत का इतिहास। अब नए सिलेबस के अनुसार तुमसे कोई पूछेगा यूनिट 1 में क्या है, भारत का इतिहास, तो यूनिट 2 में मध्य प्रदेश का इतिहास, तो यूनिट 3 में भारत का भूगोल, तो यूनिट 4 में मध्य प्रदेश का भूगोल, तो यूनिट 5 में पॉलिटी, यूनिट 6 में इकोनॉमिक्स। किसकी पॉलिटी, किसकी इकोनॉमिक्स, भारत और मध्य प्रदेश दोनों की एक साथ। तो भारत और मध्य प्रदेश की पॉलिटी यूनिट 5, भारत और मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स यूनिट 6। अच्छा, यूनिट 7 जैसी थी वैसी ही है, यूनिट 8 जैसी थी वैसी ही है, बस करंट का नया टॉपिक जोड़ दिया है, वो भी मध्य प्रदेश के लिए। यूनिट 9 जैसी थी लगभग वैसी है। यूनिट 10 पूरी बदल गई। यूनिट 10 में पहले होते थे आयोग, इतने लंबे आयोग पढ़ते थे। अब ये आयोग यूनिट के रूप में हटा दिए गए हैं। और अगर आप पॉलिटी के टॉपिक में जाओगे तो पॉलिटी में तुमको यहां पर लिखा है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक निकाय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक या सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं। तो आयोग तो टॉपिक में है, मतलब सिलेबस में, यूनिट नहीं है अलग से। तो बस इसका फर्क ये पड़ेगा कि आयोग के 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछेंगे वो। अब पहले जो 10 तक पूछ सकते थे, 8, 9, 10 भी हो सकते थे, 11 भी हो सकते थे, अब 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। 1 आ जाए वो बड़ी बात है। चूंकि हमारे आयोग तैयार हैं तो हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो सर यूनिट 10 में क्या आ गया है, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। तो हमें जनजातियां पढ़नी है और ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। आप जनजातियां वाला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ठीक है, जनजातियां मजा आता है पढ़ाने में। डिटेल आ गया ना, आप तो उठाना पड़ेगा मुझे। समझ में आ गया प्री? तो एक बार रिवाइज कर लूं, केवल ये बताओ मोटा मोटा कि सिलेबस में अब क्या हो गया है। तो याद कर लेते हैं। पहली यूनिट में बोलो क्या है, तो सर पहले यूनिट में इतिहास है। किसका इतिहास है, भारत का। अच्छा, दूसरी यूनिट में
सर इतिहास है। किसका इतिहास है? मध्य प्रदेश का। तीसरी यूनिट बोलो, भूगोल है। किसका भूगोल होगा? अब सीक्वेंस समझ में आ गया। भारत का भूगोल। विश्व का भूगोल हट गया, पहले था, अब विश्व का भूगोल प्री में नहीं है। चौथी यूनिट में बोलो, भूगोल ही है। किसका भूगोल? मध्य प्रदेश का। तो 4 तो यूनिट दिमाग में बैठ गई। अब आ जाओ 5। 5 का मतलब पॉलिटी, 5 से पॉलिटी। 6 का मतलब इकोनॉमिक्स। अच्छा, पॉलिटी किसकी, इकोनॉमिक्स किसकी? भारत की, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की। अब तुम्हारे पास यूनिट बची है 7, 8, 9। तो 7 वाली किससे संबंधित है? विज्ञान से। 8 वाली किससे संबंधित है? करंट अफेयर से। इसमें नया क्या जुड़ गया है? मध्य प्रदेश का करंट उन्होंने बोला अब पढ़ के आओ। और 9वीं किससे संबंधित है? कंप्यूटर से, कंप्यूटर तकनीक से। तो ये तो बिल्कुल जैसी थी वैसी ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और लास्ट कौन सी हमारी? यूनिट 10। पहले इसमें आयोग थे, अब इसमें क्या हो गया बेटा? जनजातियां हो गई। तो ये बदलाव हुआ है मोटा मोटा। अब सिलेबस के अंदर जो है वो तो आपको मिल जाएगी, पीडीएफ पढ़ते रहना, बैठ के समझते रहना चीज़ों को, है ना। बाकी जो सब्जेक्ट शुरू होगा, टीचर आपको सिलेबस अच्छे से समझाएगा, एमपी वाला एमपी समझाएगा, मैं जनजाति पढ़ाऊंगा तो उसका मतलब बताऊंगा डिटेल में। अभी इकोनॉमिक्स शुरू किया है, कल से मिलना शुरू हो जाएंगे, तो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया है मैंने, फिर चीज़ों को ऐसे डिटेल में चलेंगे। अच्छा, फिर इसका सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर जीएस हो गया, फिर सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर में क्या आएगा बोलो? वही एप्टीट्यूड आएगा। तो सर कोई बदलाव हुआ है? हाँ, पहले ओल्ड वाला ये दिख रहा है ना, अगर देखोगे तो बोधगम्यता थी, इसमें भी बोधगम्यता है। पहले संचार कौशल था, इसमें जीवन शैली आ गई, अभी भी संचार कौशल है। ज्यादा मुझे बदलाव नहीं दिख रहा है, लगभग लगभग चीजें वही हैं, बस चीजें ऊपर नीचे कर दी गई हैं। और हालांकि ये पास मार्किंग है तो हमें इसका ज्यादा लोड नहीं लेना है। अब आते हैं सर मेन राज्य सेवा मुख्य परीक्षा को लेकर। 2024 से लागू होगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, 2023 मेंस में इसका कोई संबंध नहीं है। कितने पेपर होंगे जल्दी बोलो मेंस में? सर पेपर होंगे 6। कितने पेपर होंगे? 6। तो इन 6 पेपर में देख लेते हैं किन किन पेपर में कितनी कंडीशन है। पहले इसका पूरा डायग्राम यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ आपको। 6 पेपर में सबसे पहले बात करते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ ऐसे करके, ये है पेपर फर्स्ट। अब कोई तुमसे पूछेगा कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना होता है, तो उनको जवाब देना पेपर फर्स्ट में आएगा इतिहास, और पेपर फर्स्ट में पढ़ेंगे भूगोल। इसका मतलब पेपर फर्स्ट में इतिहास और भूगोल पढ़ के जाना है बेटा आप लोगों को। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पेपर फर्स्ट के 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट का नाम हो जाएगा पार्ट ए, और एक का नाम हो गया पार्ट बी। पार्ट ए में बताओ क्या आ जाएगा? इतिहास। पहले इतिहास लिखा है ना, और पार्ट बी में क्या आएगा बेटा? भूगोल। तो जो बच्चे नए पहली बार सिलेबस सुन रहे हैं, मैं बता दूं, अगर कोई तुमसे पूछेगा तुम्हारे मेंस में कुल कितने पेपर होते हैं, तो बोल देना हमारे मेंस में कुल 6 पेपर होते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, पहले पेपर में क्या क्या आता है, तो बोलोगे इतिहास और भूगोल। अच्छा, इतिहास पहले पेपर के कौन से पार्ट में आता है? पार्ट ए में आता है। भूगोल किस में आता है? पार्ट बी में। तो जब तुम्हें पेपर मिलेगा वहां सॉल्व करने के लिए, तो एक ही पेपर में इतिहास ही होगा और एक ही पेपर में भूगोल होगा। फर्क क्या होगा? पहले इतिहास लिखेगा, उस पर लिखेगा पार्ट ए, जब इतिहास का पेपर पलटोगे खत्म हो जाएगा, फिर लिखा होगा पार्ट बी भूगोल। समझ में आ रहा है? तो पहले इतिहास फिर भूगोल। अच्छा, पहले पेपर कितने नंबर का है? पहला पेपर है 300 नंबर का। अगर पहला पेपर 300 नंबर का होगा तो इसके 2 टुकड़े कर दो, तो इसका मतलब पहला पार्ट 150 नंबर का और दूसरा पार्ट भी 150 नंबर का। तो इतिहास कितने नंबर का आएगा? 150 का। भूगोल भी कितने नंबर का आएगा? 150 का। मैं समझा पाया हूं आपको? 150 नंबर का इतिहास और भूगोल आएंगे। सर कितने घंटे में लिखने होंगे दोनों पेपर? 3 घंटे में। 3 घंटे का मतलब है 180 मिनट। और अगर आप 180 मिनट में 21 शब्द लिखते हो, तब जाके लगभग ये 3800 हो रहा है। इसका मतलब तुमको जो लिखना है वो 3800 शब्द लिखने हैं एक पेपर में। यानी पेपर फर्स्ट जब आप लिखने के लिए बैठोगे तो 3800 शब्द होंगे। 1 मिनट में 20 शब्द लगभग लिखने हैं। क्या इतने तैयार हो प्रैक्टिस के लिए? अगर नहीं तो फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, बड़ा टफ है नहीं तो।
इस बार लिखना ज्यादा है हमको। चलो वापस से आओ। मेंस में टोटल कितने पेपर? 6। पहला पेपर में क्या क्या आता है सर? इतिहास आता है और भूगोल आता है। इतिहास पहले पेपर के कौन से पार्ट में आता है? पार्ट ए में। भूगोल पार्ट बी में। इतिहास कितने नंबर का? 150 का। भूगोल कितने नंबर का? 150 का। तो पेपर फर्स्ट कितने नंबर का? 300 नंबर का। खत्म हो गई बात। आइए अब आते हैं पेपर सेकंड की तरफ। ये है पेपर सेकंड, ये हो गया पेपर पहला, ये रहा। अब है पेपर दूसरा। कोई पूछेगा पेपर दूसरे में क्या क्या आएगा, तो यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे लिखा है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान को अगर मैं तोड़ के बोलूं तो पॉलिटी आएगा, यानी सेकंड पेपर में आपको पॉलिटी पढ़ना है। लेकिन पॉलिटी इसके केवल पार्ट ए में आएगा, ठीक वैसे जैसे पहले पेपर में इतिहास था। अब पार्ट ए में पॉलिटी आ गया 150 नंबर का। अब बचा जो 150 नंबर है उसमें तुमको पढ़ना है समाज शास्त्र। और याद रखना बेटा, ये जो समाज शास्त्र है ये अभी जुड़ा है, मतलब पुराने सिलेबस में समाज शास्त्र था लेकिन इतने लेवल का नहीं था कि अलग से ही 150 नंबर का समाज शास्त्र पूछ लिया जाए। तो ये तुम्हारे लिए अब चैलेंज हो गया है, ये है नया 150 नंबर का समाज शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। और समाज शास्त्र के लिए बुक्स बहुत अच्छी अच्छी हैं। अब बुक लिस्ट एक अलग से बना दूंगा, वीडियो नहीं लेंदी हो जाएगा वीडियो बहुत ज्यादा। तो दूसरे पेपर में बोलो क्या पढ़ना है? पढ़ना है सर पॉलिटी और सोशोलॉजी, यानी राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र। तो पहले पेपर जिस प्रकार से 300 नंबर का है, दूसरा पेपर भी उसी प्रकार से 300 नंबर का होगा। पहला भी 300 का हो गया, दूसरा भी 300 का हो गया। तो जिस प्रकार से पहला पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड था, उसी प्रकार से ये भी पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होगा। इसके पहले पेपर पार्ट ए में इतिहास था, ये भूगोल है। इसके पार्ट ए में बोलो क्या होगा? पॉलिटी। और इसके पार्ट बी में क्या होगा? समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र कितने नंबर का होगा? 150 नंबर का। ठीक है। राजनीति शास्त्र कितने नंबर का होगा? 150 नंबर का। अब आ जाओ, अब आते हैं पेपर तीसरे पर, थर्ड पेपर, तीसरा पेपर। तीसरा पेपर जो है यह भी 300 नंबर का है, यानी पहला भी 300 नंबर का, दूसरा भी 300 नंबर का और तीसरा भी 300 नंबर का। ठीक उसी प्रकार से पहला भी 2 पार्ट में, दूसरा भी 2 पार्ट में, तो तीसरा भी 2 पार्ट में होगा। जिस प्रकार से पहले का ए पार्ट इतिहास, बी पार्ट भूगोल, उसी प्रकार से तीसरे पेपर का पार्ट ए बोलो क्या होगा? तो आंसर है भारत की अर्थव्यवस्था। ये इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर जुड़ा है, यानी समाजशास्त्र भी नया जुड़ा है और अर्थव्यवस्था भी नया जुड़ा है। अर्थव्यवस्था पहले 30 नंबर का था, समाजशास्त्र भी 30 नंबर का था, अब बढ़ाकर अर्थव्यवस्था भी 150 नंबर की कर दी गई है और समाजशास्त्र भी 150 नंबर कर दे। अर्थव्यवस्था तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर आपको अवेलेबल रहेगी 8:30 बजे से। पर डे एक क्लास अपलोड करने का हर संभव प्रयास करूंगा। यूट्यूब पर 2 दिन फ्री रहेगी, उसके बाद एप्लीकेशन पर जाएगी। जिन लोगों ने पुराना कोर्स खरीद लिया है एप्लीकेशन का, उनको उसी में अपडेट होकर मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं खरीदा है उनको खरीदना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूं कि आप यूट्यूब पर फ्री में ही पढ़ लें। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं चीज़ों को पूरा यूट्यूब पर डाल दूं। कुछ लेक्चर जो पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं वो शायद मैं रिकॉर्ड ना करूं, तो उसके लिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। नहीं तो हर संभव प्रयास करूंगा कि यूट्यूब पर पूरा इकोनॉमिक्स में डाल दूं, जैसे मैंने भूगोल के लिए प्रयास किया था। तो तीसरे में पेपर फर्स्ट क्या हो गया? अर्थशास्त्र। अच्छा, तीसरे का सेकंड पार्ट क्या है? तो इसका तीसरे का सेकंड पार्ट है विज्ञान, विज्ञान और तकनीक, यानी साइंस। तो सीधी सी बात है, पेपर थर्ड में इकोनॉमिक्स और साइंस आएगा। क्या आएगा? इकोनॉमिक्स और साइंस। तो पहला पेपर हो गया, दूसरा पेपर हो गया, तीसरा पेपर हो गया। अब आते हैं चौथे पेपर पर। जो चौथा पेपर है ये होता था पहले एथिक्स का। अब इस चौथे पेपर को भी अगर आप देखोगे तो अब ये भी भैया 300 नंबर का हो गया। सेम पार्ट ए पार्ट बी। तो चौथे पेपर के पार्ट ए में क्या पढ़ोगे? पार्ट ए में पढ़ोगे एथिक्स। क्या पढ़ोगे? एथिक्स, दर्शन शास्त्र और भी बहुत कुछ है। दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन पार्ट ए में पढ़ोगे। और पार्ट बी में पढ़ोगे प्रबंधन, उद्यमिता। तो पार्ट ए और पार्ट बी ये चौथे में आए हैं। तो एक में पढ़ेंगे दर्शन, मनोविज्ञान, फलाना ढिकाना, और एक में पढ़ेंगे उद्यमिता और प्रबंधन। ये जो प्रबंधन वाला पार्ट है जो मैं हरे रंग से सर्कल कर रहा हूं, ये भी नया जुड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से प्रबंधन नया जुड़ा है।
अर्थव्यवस्था जुड़ा था पहले से ही, डिटेल कर दिया है। समाजशास्त्र था पहले से ही और डिटेल कर दिया है। तो मेंस में ये टॉपिक हमको नए दिख रहे हैं जुड़े हुए। फिर आते हैं यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6, वो पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6। तो 5वां जो पेपर है वो हिंदी का है और जो 6वां पेपर है वो निबंध का है। बस याद रखना, हिंदी का पेपर 200 नंबर का 2 घंटे के लिए और निबंध का पेपर 100 नंबर का 2.5 घंटे में लिखना है। तो इस हिसाब से जो पूर्णांक हो गया वो हो गया 1500, पहले 1400 हुआ करता था। इंटरव्यू हो गए 185 के, पहले 175 के होते थे। तो पहले जो होता था पूरा वो 1575 होता था। अब जो नए सिलेबस के अनुसार है वो अब 1685 हो गया है। अब इस 1685 में से आपको 60% बनानी है, आप एसडीएम बन जाओगे, बात खत्म। अगर आपने 60% बना ली तो आप एसडीएम बन जाओगे, हो सकता है आप टॉप भी कर लो। क्लियर है ये बात? आइए देख लेते हैं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम 2024 से प्रभावशाली प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास में। इतिहास में तुलनात्मक देखते हैं कि पहली यूनिट में क्या था, अब क्या है। देखिए यहां पर यूनिट 1 दिख रहा है आपको, ये नया सिलेबस है। यूनिट 1 ये पुराना सिलेबस है। यहां पे भी लिखा है भारतीय इतिहास, यहां पे भी लिखा है भारतीय इतिहास। यहां लिखा है भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। यहां लिखा है भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास 10वीं शताब्दी तक। ये लाइन जो थी एज टू एज यहां पर है। इसमें एडिशनल क्या है, अब 11वीं और 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास और संतलन एवं मुगल काल शासन का, उनका प्रशासन और मध्यकालीन संस्कृति का उद्भव। तो इसमें पहली यूनिट में बहुत कुछ डाल दिया उन्होंने, पहले कम था, जो था वो तो था ही है ही, अब है इसमें एक चीज और नई ऐड कर दी है। अब आते हैं इतिहास में यूनिट 2। मैं क्लियर कर दूं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, कि जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मान के चलना बेटा पेपर फर्स्ट। अब आप लोगों को मालूम है कि जो पेपर है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो एक हो जाएगा पार्ट ए और एक हो जाएगा पार्ट बी। तुमको मालूम है कि पेपर फर्स्ट में जो पार्ट ए है वो इतिहास है। अब इस इतिहास पार्ट ए को 5 यूनिट में तोड़ेंगे। कितने यूनिट में? 5 यूनिट में। तो कैसे टूटेगी 5 यूनिट में? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। तो ये जो पार्ट ए है यह 5 यूनिट में तोड़ना है। कैसे? फिर से सुनो, पेपर फर्स्ट 2 पार्ट में टूटा, ए और बी। फिर पार्ट ए यह 5 यूनिट में टूटेगा। तो वही मैं प्रयास कर रहा हूं कि देखो पेपर फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र खंड ए यानी पार्ट ए। अब पार्ट ए में कितनी यूनिट है टोटल बोलो? 5। तो पहले आएगी यूनिट 1, इकाई 1। तो इसकी तुलना हमने कर ली। अब आते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में देखोगे तो इसमें प्राग ऐतिहासिक एवं आदि ऐतिहासिक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रमुख राज्यवंश, नागवंश, ओलिंकर, परिवारचक, राजवंश, उच्चकल्प वंश, गुर्जर, प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गोंडवंश, कच्छपात वंश इत्यादि आ गए फेंफड़े बाहर। कुल मिला के ये मध्य प्रदेश से संबंधित इतिहास है, जबकि इकाई 2 में वो लिखा हुआ था जो इकाई 1 में लिखा हुआ था। तो सिलेबस तो बड़ा है हिस्ट्री का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इतिहास की यूनिट 3 में आते हैं। यहाँ पे भी लिखा है ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया। यहाँ लिखा है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर, समाज पर प्रभाव। और ये लिखा है ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। तो अब जो नए टॉपिक जुड़े हैं, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, ब्रिटिश औपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया और ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। अब चूंकि ये पुरानी वाली यूनिट है, पीडीएफ पढ़ोगे तो अब इससे कोई मतलब तो है नहीं, तुलना करके बता रहा हूं कि कितना चेंज हुआ है। तो इसमें मुझे ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा है, बस जुड़ा ही है, घटा कुछ नहीं है। अब आते हैं नया। देखो यूनिट जो 4 थी इसमें मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन पहले अब यूनिट 4 में गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं। और इसमें टॉपिक और है भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में करके जाना है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व यानी उत्सव, वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर एवं स्थल पर्यटन। तो अगर हमने तुलना करके देखा तो फिर ये स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है। फिर इधर आते हैं प्रश्न पत्र। पहला है खंड आ है यानी इतिहास की। कौन सी यूनिट चल रही है? 5वीं, अंतिम यूनिट है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी हमने कर ली।
अंतिम यूनिट में पहले हुआ करता था मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, अभी भी मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, तो लगभग ये यूनिट सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंटेंट अलग से बढ़ा दिया गया है। हालांकि टॉपिक ऊपर नीचे किए गए हैं, लगभग इतिहास वही है। तो अगर आप देखोगे 5 में मध्य प्रदेश की बात हो रही है, 4 में औपनिवेश काल के बाद की बात हो रही है, 3 में ब्रिटिश शासन पर प्रभाव की बात हो रही है, 2 में मध्य प्रदेश की फिर से बात हो रही है, 1 में भारत के इतिहास की बात हो रही है। तो मध्यकालीन, प्राचीन कालीन, इस प्रकार से इतिहासों का वर्गीकरण इसमें किया जा सकता है। क्या मैं समझा पाया हूं आपको? चलिए, बाकी इसका डिस्कशन सोनी जी ने बहुत अच्छे से किया है, आप उसको देख लें। अब आते हैं हम अपने वाले हिस्से पे कि पेपर फर्स्ट में पार्ट ए हिस्ट्री का हमने सिलेबस देख लिया। अब हम पेपर फर्स्ट में पार्ट बी ज्योग्राफी का भी सिलेबस देख लेते हैं। पहले देखते हैं इकाई 1। जो पुराना सिलेबस है, जब हम उसमें इकाई 1 पढ़ते थे तो विश्व भूगोल पढ़ते थे। इन्होंने विश्व भूगोल खत्म ही कर दिया, अब हमें विश्व भूगोल पढ़ना ही नहीं है, प्री में भी नहीं पढ़ना और मेंस में भी नहीं पढ़ना। तो सर इसमें क्या पढ़ना है? टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु, और इसमें पहला ही टॉपिक है प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान। सर प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान कैसे जानते थे भूगोल के बारे में? बहुत मैं कहूंगा कि इंटरेस्टिंग कहानी के रूप में मैं इसको सुनाऊंगा, पर अगर इसको प्राचीन भारत में ऐतिहासिक दृष्टि से कोई पढ़ा देगा तो गलत हो जाएगा, भौगोलिक दृष्टि से पढ़ाना पड़ेगा। फिर भारत के प्रमुख भूआकृतिक विभाग जैसे हिमालय पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार पहले भी थे। भारत की प्रमुख पहाड़ियां, पठार, नदियां, झीलें पहले भी थीं। भारत में मिट्टियां, प्रकार, वितरण पहले भी थे। जलवायु एवं तापमान पहले भी था। अल्नीनो, लानीनो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, अब पढ़ते तो हम पहले भी थे। तो देखो यहाँ पे विश्व भूगोल नहीं है, लेकिन विश्व भूगोल की संतानें तो हैं यहाँ पे, तो इससे अच्छा विश्व भूगोल को निमंत्रण कर देते तो टीचरों का काम बच जाता। अब चूंकि विश्व भूगोल नहीं लिखा है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अब आते हैं यूनिट 2 की तरफ। पहले यूनिट 2 में भारत का भूगोल पढ़ा जाता था, जो कि अब हम यूनिट 1 में पढ़ रहे हैं। तो सर अब यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे भारत में कृषि और जल संसाधन, यानी कि भारत के भूगोल में पहाड़ियां पढ़ने के बाद दूसरी यूनिट में भारत की कृषि से संबंधित अलग से क्लास होगी और भारत में जल संसाधन की अलग से क्लास होगी, जो कि यूनिट 2 में लिखा है। फिर आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में पहले हम पढ़ा करते थे मध्य प्रदेश का भूगोल, जो कि अब हम पढ़ रहे हैं भारत के प्राकृतिक संसाधन और उद्योग। आप समझ रहे हो, 3 यूनिट में भारत का भूगोल ही है। पहले पहाड़ियां पढ़ो, फिर भारत की कृषि पढ़ो, फिर भारत के जल संसाधन पढ़ो, फिर भारत के वन पढ़ो, फिर भारत के उद्योग पढ़ो। डिटेल में पढ़ के आना भाई साहब, कारण प्रभाव सब पढ़ के आना, मजा आ जाएगा। फिर आते हैं यूनिट नंबर 4। पहले पढ़ते थे जल एवं आपदा प्रबंधन। अब उन्होंने क्या किया है, आपदा प्रबंधन तो अभी भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आधुनिक तकनीकों को इसी के साथ जोड़ दिया है। माने यह है कि पहले आधुनिक तकनीक रिमोट सेंसिंग, जीआईएस को यूनिट 5 में डाला था। अब उन्होंने क्या किया, आपदा प्रबंधन और रिमोट सेंसिंग को एक साथ मर्ज करके यूनिट 4 में डाल दिया है। यूनिट 5 में पहले हुआ करती थी भूगोल की आधुनिक तकनीकें, जिनको आपदा के साथ मर्ज करके अब 4 में डाल दिया है। तो अब ये टॉपिक 5 में नहीं रहा। तो सर 5 में क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश का भूगोल। तो क्या निष्कर्ष निकला कि भूगोल में जो पार्ट बी है, यानी पेपर फर्स्ट में जो पार्ट बी भूगोल है, उसकी यूनिट 1 में भारत का भूगोल, पर्वत, पहाड़ियां, कुल मिला के भौतिक लक्षण पढ़ने हैं। फिर भारत की कृषि यूनिट 2 में और जल पढ़ना है। फिर भारत के प्राकृतिक संसाधन और खनिज पढ़ना है और उद्योग पढ़ना है। कहाँ? यूनिट 3 में। यूनिट 4 में आपदा और रिमोट सेंसिंग एक साथ पढ़नी है, और यूनिट 5 में मध्य प्रदेश का भूगोल। तो इस प्रकार से पेपर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम पेपर दूसरे की तरफ, सेकंड प्रश्न पत्र। अब बताओ सेकंड प्रश्न पत्र में क्या है? सेकंड प्रश्न पत्र में पार्ट ए में पॉलिटी पढ़ेंगे और पार्ट बी में समाजशास्त्र पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? पार्ट ए में पॉलिटी पढ़ेंगे और पार्ट बी में समाजशास्त्र पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। सेकंड पेपर पार्ट ए, उसमें आएगा संविधान और शासन व्यवस्था और राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना,
ये पार्ट ए का पूरा सिलेबस है। पेपर दूसरे के पार्ट ए को जब हम यूनिट में तोड़ेंगे तो 5 यूनिट होंगी। जैसे पहली यूनिट अगर देखोगे तो लगभग सेम है, कोई चेंज नहीं है, लगभग वही यूनिट है। तब भी हम भारतीय संविधान, वैचारिक तत्व और संघवाद के बारे में पढ़ते थे, अभी भी पढ़ेंगे। यानी कि पॉलिटी में पहली यूनिट एज टू एज है, कोई सिलेबस में बदलाव नहीं है। फिर आते हैं हम पॉलिटी की सेकेंड यूनिट में, बिल्कुल सेम है, कोई बदलाव नहीं है। यानी कि पॉलिटी की फर्स्ट यूनिट, पॉलिटी की सेकेंड यूनिट लगभग वही है जो पहले थी। फिर हम आते हैं यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में पहले हम पढ़ते थे संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में। यूनिट बारे में पढ़ते थे जवाबदेही एवं अधिकारों के बारे में, लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे? लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ेंगे, समुदाय आधारित संगठन पढ़ेंगे, मीडिया की भूमिका पढ़ेंगे, भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ेंगे। तो भारतीय राजनीतिक जो विचारक हैं उनको हमने यूनिट 3 में ऐड कर लिया है, जो कि पहले यहां पे उतने स्पष्ट रूप से नहीं थे। क्लियर है? अब आते हैं यूनिट 4। किसका यूनिट 4? पेपर सेकंड पार्ट ए, यानी कि पॉलिटी का यूनिट 4। पॉलिटी के यूनिट 4 में पहले पढ़ते थे भारतीय राजनीतिक विचारक, जो कि अब उन्होंने शामिल कर दिया इसी में, सिलेबस बढ़ा दिया है भाई साहब। अब जो यूनिट 4 है, जो नया आया है, इसमें अब क्या पढ़ना है? ये तो खत्म ही हो गया। इसमें पढ़ना है राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश की विधानसभा, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, जवाबदेही एवं अधिकार और विभिन्न प्रकार के आयोग, जो कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं, जैसे कि प्रतिस्पर्धा आयोग, फलाना ढिकाना। तो ये है यूनिट 4 में जो हमें पॉलिटी के अंदर पढ़ना है। अब आते हैं यूनिट 5, सेकेंड पेपर पार्ट ए यूनिट 5। पहले यूनिट 5 में प्रशासन एवं प्रबंधन पढ़ते थे, उसकी कुछ अवधारणाएं पढ़ते थे। अब ये नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का प्रशासन, हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य, हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की राजनीतिक महिलाओं का योगदान और मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक मुद्दे। ये जो समसामयिक मुद्दे हैं ये बहुत परेशान करेंगे। तो ये सिलेबस है पॉलिटी का। अब टीचर की परीक्षा है। अब जो अच्छे टीचर हैं, जैसे कमल कुमार पाठक सर वेदांत एकेडमी, पॉलिटी में महारत हासिल है उनको। अश्विन सर आकार एकेडमी, बहुत अच्छा उनकी पकड़ है। तो PS श्रीवास्तव है ना, प्रदीप श्रीवास्तव सर PS एकेडमी, अच्छी पकड़ है उनकी। तो 3-4 टीचर तो अच्छे हैं, है ना। नैया पार में शुक्ला जी, मैं मानता हूँ उनकी भी पॉलिटी में बहुत अच्छी पकड़ है, और वो तो नस नस खोल देंगे इस सिलेबस की जब वो आपसे मुलाकात करेंगे। तो अच्छा है सिलेबस, बस समझने वाला होना चाहिए और समझाने वाला होना चाहिए। तो इस सिलेबस में नंबर लाए जा सकते हैं। अब पेपर दूसरे का पार्ट ए हो गया पॉलिटी। अब बताओ पार्ट बी में क्या था? सर समाजशास्त्र था। तो अब समाजशास्त्र में कितनी यूनिट होंगी? 5 होंगी। पहली यूनिट बताओ क्या है? पहली यूनिट है समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणाएं। अब चूंकि पहले ये था ही नहीं, इकोनॉमिक्स था, हटा ही दो, पूरा चेंज ही हो गया है। दूसरी यूनिट में है भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियां, ये भी हटा दो, कुछ नहीं था। तीसरी यूनिट है ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, और यहां पर था मानव संसाधन, हटा दो। चौथी यूनिट है औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या। अब इसमें मेरा इनपुट रहेगा थोड़ा सा जब समाजशास्त्र पढ़ाया जाएगा। और इसकी जो 5वीं यूनिट है वो है मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं। अब इनके लिए कौन सा बुक लिस्ट लाया जाए, कैसे लाया जाए, उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। फिलहाल तो सिलेबस डिस्कस ही कर रहा हूं मैं आपसे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, जल्दी बोलो। हमने कंप्लीट कर लिया है पेपर फर्स्ट। अच्छा बताओ पेपर फर्स्ट के कितने पार्ट होते हैं? पेपर फर्स्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए में क्या आएगा? इतिहास। पार्ट बी में क्या आएगा? भूगोल। अच्छा दोनों में कितनी कितनी यूनिट होती हैं? 5 यूनिट इतिहास की, 5 यूनिट भूगोल की। तो इस हिसाब से कुल यूनिट की संख्या बताओ कितनी होगी? 10 यूनिट पढ़नी है हमें प्रत्येक पेपर में। तो पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट पढ़नी है। फिर आते हैं हम लोग दूसरी तरफ। अब हमने कंप्लीट कर लिया है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में बोलो बेटा कितने पार्ट होंगे? सर 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। अच्छा पेपर सेकंड के पार्ट ए में बोलो क्या आएगा? पॉलिटी आएगा। अच्छा पॉलिटी में कितनी यूनिट है बेटा? 5 हैं। अच्छा इसमें क्या आएगा? समाजशास्त्र आएगा। समाजशास्त्र में कितनी यूनिट है? 5 हैं। तो इस हिसाब से पेपर सेकंड में भी 10 यूनिट हो गई।
अब बात करते हैं पेपर थर्ड की। किसकी बात करेंगे? पेपर थर्ड की। तो पेपर थर्ड को जब हम देखेंगे तो उसमें कितने पार्ट हैं? पार्ट ए में क्या आएगा? अब अर्थव्यवस्था जुड़ गई है, पहले भी थी लेकिन अब 150 नंबर की हो गई। और जो पार्ट बी है इसका, उसमें विज्ञान तकनीक पढ़ेंगे। तो मैं तो आपको अर्थव्यवस्था कराऊंगा 150 नंबर की। तो पहले अर्थव्यवस्था का तुलना देखिए। पहले जो पेपर था उसमें तो तुलना है ही नहीं है, साइंस हुआ करता था सीधे 10 यूनिट में, फिजिक्स थी पहले। अब उसको फिजिक्स को हटाकर यहां रख दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू। इसमें लंबी लिस्ट है जिसमें भारत अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, विकसित भारत 2047, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। अब ये तो आप पढ़ ही रहे होंगे, नोट्स आपके हाथ में होंगे। चूंकि इसकी क्लास शुरू हो चुकी है तो इसको मैंने अच्छे से डिस्कस भी किया होगा। फिर आते हैं पेपर थर्ड के पार्ट ए के यूनिट 2 में। पहले केमिस्ट्री हुआ करती थी, अब यहां पर क्या है? कराधान और नीति यानी इकोनॉमिक्स हो गई है पूरी तरह से। फिर आते हैं इकाई तीसरा। अब तो छोड़ ही दो, ये तो पूरा पहले केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी था, कोई यूनिट में डिवाइड नहीं थे, कोई पार्ट में डिवाइड नहीं था पहले का पेपर। तो अब मैं इसमें कंपेयर नहीं करूंगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, इकोनॉमिक्स में पहले क्या पढ़ोगे? इकोनॉमिक्स में पहले पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू, फिर पढ़ेंगे टैक्स से संबंधित क्लासेस, फिर पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था तीसरी यूनिट में, चौथी यूनिट पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक विकास, और पांचवी यूनिट पढ़ेंगे सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो इसकी जो 5 यूनिट है कैसे समझ में आएगा कि यूनिट 1 में पहले भारत की अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे, फिर टैक्स और विभिन्न प्रकार की नीतियों की अलग से क्लास होगी, फिर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन करेंगे, फिर मध्य प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित क्लास होगी, और फिर प्रायिकता वाली क्लास होगी। इसमें गणित आएगा। इसमें से केवल ये वाली जो यूनिट है वो मैं कराऊंगा, टॉपिक है, बाकी सब गणित वाले सर कराएंगे, जहां तक उम्मीद है दीपेंद्र सर की क्लास होगी। तो पेपर थर्ड में पार्ट ए इकोनॉमिक्स कंप्लीट। अब बताओ पार्ट बी क्या होगा? पार्ट बी का नाम है विज्ञान। विज्ञान में पहले फिजिक्स अलग था, केमिस्ट्री अलग था, बायोलॉजी अलग था। अब वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये हटा दो, संक्रामक रोग थे। अब यहाँ पर आ गया सामान्य विज्ञान, जिसमें विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, सूक्ष्म जीव संरचना, उन्होंने मिक्स करके रख दिया इसमें। फिर यूनिट 2 में कंप्यूटर का विज्ञान, समझना है। पेपर थर्ड के पार्ट बी में जो यूनिट 1 है उसमें सामान्य विज्ञान हो गया, पेपर कंप्यूटर विज्ञान हो गया। 3 में जाएंगे तो आयुष इत्यादि, जिसमें कि बीमारियों संबंधित है, संक्रमण संबंधित है, वो हो गया। पेपर 4 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हो गया, और पेपर 5 में भारतीय परंपरा और संस्कृति, पर्यावरण की अवधारणाएं हो गई। कुल मिला के पर्यावरण करना है। तो अगर हम पेपर थर्ड को ऐसे कर लें कि ये पेपर थर्ड है, ठीक है सर, इसका पार्ट ए बोलो तो आपने कहा इकोनॉमिक्स, इसकी कितनी यूनिट हो गई? 5। पहले में क्या पढ़ेंगे? भारत की अर्थव्यवस्था, दूसरे में टैक्स से संबंधित, तीसरे में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, चौथे में मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था, और 5वें में क्या पढ़नी है? प्रायिकता। अच्छा, पार्ट बी बताओ। पहले में क्या है? साधारण विज्ञान है, ठीक है, पहले में क्या था हमारा? साधारण विज्ञान। दूसरे में कंप्यूटर है, दूसरे में क्या है? कंप्यूटर। तीसरे में क्या है? आयुष वगैरह वगैरह संस्थाएं हैं। चौथे में क्या है? आप देखोगे राष्ट्रीय कार्यक्रम है। और 5वें में क्या है? पर्यावरण है। यानी कि पेपर थर्ड का पार्ट बी का यूनिट 5 पर्यावरण, ये भी क्लास में लेता हूं, और डली हुई है एप्लीकेशन पर, थोड़ा सा उसमें चेंज करना और काम हो जाएगा। अब आते हैं यूनिट पेपर नंबर 4 पर। पहले पेपर 4 में कोई पार्ट नहीं थे, यूनिट भी नहीं थी ज़्यादा। अब इसमें 2 पार्ट हो गए हैं। तो पेपर 4 में जो पार्ट ए है उसमें एथिक्स है, और पार्ट बी उसमें प्रबंधन है। तो पहले पार्ट ए में जो 5 यूनिट है उनके नाम सुनो। पार्ट ए में, अब इसको छोड़ दो, तुलना कर ही नहीं सकते। अब पार्ट ए में क्या है? भारतीय षड्दर्शन, दार्शनिक विचारक, समाज सुधार। पार्ट बी में राष्ट्र निर्माण और नैतिक अवधारणाएं, इकाई बी में यूनिट 3 में मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा, यूनिट 4 में लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य, और यूनिट 5 में है जो आप देखोगे, केस स्टडी नहीं दिख रहा मुझे, हाँ ये केस स्टडी है यूनिट, पहले भी थी अभी भी है, पहले भी थी और अभी भी है।
तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार पहले हुआ करता था अलग से इकाई, वो अभी भी है पर उसमें नया जोड़ दिया गया है। मानवीय आवश्यकता और अभिप्रेरणाएं, तो उसमें अब एक नया चीज जोड़ दिया गया है। तो कुल मिला के सिलेबस को बढ़ाया ही गया है। अब चौथे पेपर का पार्ट बी क्या है, तो वो है प्रबंधन वाला। अब प्रबंधन पहले तो था नहीं, सीधा अभी जुड़ा है, बिल्कुल न्यूली जुड़ा है। तो इसमें पहली यूनिट में पढ़ोगे उद्यमिता, अवधारणा एवं विकास। दूसरी यूनिट पढ़ोगे व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन। तीसरी यूनिट पढ़ोगे प्रशासन एवं प्रबंधन। ये कहाँ से मिल जाएगा, बीए की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की किताब ले लो, उसमें हो जाएगा। समग्र व्यक्तित्व विकास चौथी यूनिट में, और पांचवी यूनिट में क्या मिलेगा, केस स्टडी। ये दिख रहा है क्या मिलेगा, केस स्टडी। तो इस प्रकार से जो फोर्थ पेपर है उसमें दोनों पार्ट में केस स्टडी देखने को मिलेगा। अब आते हैं पेपर नंबर 5 में, जिसमें हिंदी है। तो हिंदी का सिलेबस है, इसमें रस, छंद, दोहा, सोरठा, चौपाई जोड़ दी गई है अलग से, बाकी सिलेबस लगता है लगभग मुझे वैसा ही दिख रहा है। अब आते हैं पेपर नंबर 6 में, जिसमें निबंध है। निबंध का स्वरूप ये इधर लिखा है, इधर भी लिखे हुए हैं, उनको एक बार आप देख लीजिएगा। पर इसमें जो द्वितीय निबंध है, प्रारूप, संबंध लगभग वैसा ही है, ज़्यादा कोई चेंजेस देखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक मैंने आपको सिलेबस बता दिया है मोटा मोटा कि किसमें क्या क्या है। एक बार अगर हम रिवीजन करना चाहें तो अब समझ में आ जाएगा। चलो भैया रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। MPPSC 2024, चलो प्री में बोलो कितनी यूनिट है, 10। पहली यूनिट में क्या आएगा, भारत इतिहास। दूसरी यूनिट में मध्य प्रदेश इतिहास। तीसरी यूनिट में भारत का भूगोल। अच्छा चौथी यूनिट प्री में क्या आएगा, अरे बड़ा आसान है, मध्य प्रदेश का भूगोल। अच्छा सिलेबस के अंदर क्या लिखा है, PDF में पढ़ लोगे। अब आता है यूनिट नंबर 5, बोलो क्या है सर, इसमें पॉलिटी पढ़ना है। किसकी पॉलिटी पढ़ना है, भारत की भी पढ़ना है और मध्य प्रदेश की भी पढ़ना है। यूनिट नंबर 6, इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है या इकोनॉमी पढ़ना है। किसकी पढ़ना है, भारत की भी पढ़ना है और मध्य प्रदेश की भी पढ़ना है। अच्छा यूनिट नंबर 7, 8, 9 इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, तो बदलाव सीधे किस में दिखा, यूनिट 10 में। अब इसमें क्या पढ़ना है, जनजातियां। पहले क्या पढ़ते थे, आयोग। अब आयोग इस यूनिट से हटा दिए गए, तो क्या सिलेबस से भी हटाए गए हैं, नहीं, सिलेबस में है आयोग। फिर इधर आते हैं, सिलेबस में आयोग किस यूनिट में मिलेगा, बोलो यूनिट 5 में, पॉलिटी वाले में। अब आते हैं मेंस की तरफ, क्या आते हैं मेंस में। चलो भैया पेपर फर्स्ट बोलो मुझे, तो सर बोलेंगे सर पेपर फर्स्ट में इतिहास है, कॉमा भूगोल है। कॉमा लगाने का मतलब इतिहास पार्ट ए, भूगोल पार्ट बी। अच्छा भैया पेपर सेकंड बोलो, रिवाइज करो जल्दी से। पेपर सेकंड में बोलो क्या है, सर पेपर सेकंड में पॉलिटी है और समाजशास्त्र है, यानी पार्ट ए पार्ट बी। अच्छा पेपर थर्ड बोलो, सर पेपर थर्ड में अर्थव्यवस्था है और बोलो क्या है, अर्थव्यवस्था के साथ विज्ञान है, विज्ञान एवं तकनीक, पार्ट ए पार्ट बी। चलो पेपर 4 बोलो कोई, ये पेपर थर्ड हो गया। पेपर 4 बोलो, सर पेपर 4 में दर्शन शास्त्र है और भी कई चीजें साथ में हमने बताया, और प्रबंधन है, उद्यमिता है इत्यादि, एक सब लिख रहे हैं। तो ये पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी, सबकी 5-5 यूनिट। तो इसमें 10 यूनिट 10 यूनिट 10 यूनिट 10 यूनिट, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल 40 यूनिट हो गई। फेफड़े बाहर आ जाएंगे रे तुम लोगों के, 40 यूनिट हो गई। सिलेबस तुम देख रहे हो, अंबाल लगा है सिलेबस का, लेकिन परेशान नहीं होना है, 60% ही बनानी है, 100% नहीं। अब इसके बाद क्या बचा पेपर में, 5 और 6, तो इसमें हिंदी है, इसमें निबंध है। क्लियर है, और बाकी सिलेबस को लेकर परेशान नहीं होना। अच्छा आप सर सिलेबस को डिस्कस डिटेल में कैसे किया जाए, अब देखो मैं सभी विषयों का पारंगत तो हूँ नहीं, मुझसे बनता भी नहीं है। अब जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो सभी यूनिट को पहले सिलेबस डिकोड करूंगा, ऐसे इतिहास वाले इतिहास का करेंगे, पॉलिटी वाले पॉलिटी का करेंगे। तो जो टीचर पढ़ाता जाएगा अपना सिलेबस डिकोड करता जाएगा। मेरे बस की बात नहीं है पूरा सिलेबस डिकोड करना, मेरी औकात के बाहर है, और जो मेरा विषय है उसका मैं कर ही दूंगा। डन, समझ में आ रही बात है। अब MPPSC 2024 की
रणनीति क्या हो नए सिलेबस के अनुसार, एक वीडियो इस पे बनना चाहिए। और जो नया सिलेबस बना है मेंस का, इसके लिए बुक लिस्ट कहाँ से लें, कंटेंट कहाँ से उठाएं। तो अभी तो कंटेंट मार्केट में बन रहा है, फिर भी मैं आपको एक बुक लिस्ट का वीडियो बना दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, चलिए।